everyone, so welcome back to 1514. आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी अप्लाइड फिजिक्स 2 का यूनिट 2 क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, do join 1514. Here you will get must do topics, repeated questions and best study material. Okay, so what is statistical mechanics? It is a branch which deals with overall behavior of a system with individual particle of the system. Overall behavior system के बारे में हम इसमें बात करेंगे with the particle itself. ठीक है, मतलब हम पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं एंड पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सिंपली. अब इसके तीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होते हैं, जिसका पहला है हमारे पास बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ठीक है, इसको एमबी लॉ भी कहते हैं. सबसे पहले तो ये किन के ऊपर अप्लाई होता है? आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के ऊपर. ठीक है, जिनका कोई भी स्पिन चलेगा. इसको एग्जांपल है इसके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस. ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ऑफ कोर्स नहीं फॉलो करता है. ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है इसका. अब बात आती है सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या होता है. सिमेट्रिक वेव फंक्शन सिंपली मींस व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन डज नॉट चेंज. लाइक अगर मैं प्रोबेबिलिटी 1 2 की निकाल रही हूँ, दैट वुड बी सिमिलर टू 2 1. ठीक है, और अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं सिमेट्रिक. दिस इज सिमेट्रिक. एंड इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 इज नेगेटिव ऑफ 2 1, इस केस में हम इसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक. ठीक है, ओके. मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास गिवन होती है ये किसकी? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की. अब इसके अंदर हमारे पास, हम इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, Ni is equal to, अच्छा what is Ni? Ni are the number of particles. Here it is given. ठीक है, in the ith state. and I लिखा है तो of course I state में जितने भी number of particles है वो हमारा Ni है. ठीक है, Gi क्या है? Gi है cells in the ith state. अब अगर ये हमारे पास ith state है मेरा, तो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होंगी सेल की. ठीक है, इस हिसाब से. तो दीज आर सेल्स. ये स्टेट है हमारे पास और ये जो है ये है हमारे सेल्स. ठीक है, तो Gi आर द नंबर ऑफ सेल्स इन द ith स्टेट. अपॉन में वी आर हैविंग e टू द पावर अल्फा प्लस. ठीक है, so here Ei is the energy of the ith state and alpha is a constant. K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, हमें पता ही है. और बीटा की वैल्यू 1 ओवर kt के इक्वल है. ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर k, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू t. सो ये है हमारा पूरा का पूरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. क्लियर है? मूविंग फर्दर, सेकंड हमारे पास आता है बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. सो हमारा बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, लेकिन उनका जो स्पिन है वो जीरो या इंटीग्रल होना चाहिए. ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं हमारे पास फोटॉन्स जिनका स्पिन 1 होता है, फोनॉन्स जिनका स्पिन 0 होता है, एंड ऑल्सो अल्फा पार्टिकल्स जिनका स्पिन 0 होता है. ठीक है, अल्फा जिनका स्पिन भी 0 होता है. अब इसके अंदर जो भी चीजें आती हैं, जो भी इस लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बोसॉन्स. ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये नहीं फॉलो करते एंड सिमेट्रिक वेव फंक्शन फॉलो करते हैं, जो पीछे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब इसके बाद इसका फॉर्मूला सिंपली ये होता है, जिसमें Ni इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ith स्टेट, Gi इज नंबर ऑफ सेल्स, और Ei हमारे पास एनर्जी है, B इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर kt. 1 ओवर kt. ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाता है? बस एक -1 आ जाता है. That's it. Further we are having the third law, Fermi Dirac FD distribution law. ठीक है, अब ये किस किस के ऊपर अप्लाई होता है? It applies on identical indistinguishable particles जिनका odd half integral spin होना चाहिए. ठीक है, हाफ इंटीग्रल स्पिन होना चाहिए बेसिकली. तो इसके अंदर आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स
और इनको हम कहते हैं फर्मियंस। जो इस लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं फर्मियंस। अब इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करते हैं हमारी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, और ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को भी फॉलो करते हैं, और इसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है सिंपली ये +1। ठीक है, ओके, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने 3 लॉस कर लिए, जिसके में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में कुछ भी नहीं आता नीचे, खाली e की पावर अल्फा प्लस बीटा ei आता है। बोस आइंस्टाइन के अंदर -1 आ जाता है, और फर्मी डायरेक्ट के अंदर +1 आ जाता है। फर्दर फर्मी डायरेक्ट जो है ये एंटी सिमेट्रिक होता है, एंड बाकी के दोनों सिमेट्रिक होते हैं। यस, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी। नाउ व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो रेडिएशन को अब्सॉर्ब करे एंड देन हीट अप होने पे निकाल के दे दे। तो पहले तो बात आती है कि दो चीजें हमारे पास, एक तो आइडल ब्लैक बॉडी है एंड एक रियल ब्लैक बॉडी है। ठीक है, आइडल ब्लैक बॉडी वो ब्लैक बॉडी है जो कंप्लीटली 100% ऑल द रेडिएशन को एब्सॉर्ब भी कर ले और एमिट भी करके दे दे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आइडल ब्लैक बॉडी। लेकिन रियल ब्लैक बॉडी ऑफ कोर्स 100% तो नहीं कर पाएगी। तो जो फेरी साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट रियल ब्लैक बॉडी बनाई थी जो 97% ऑफ द रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती थी एंड 97% ऑफ द रेडिएशन को एमिट कर देती थी ऑन हीटिंग अप। अभी बनाई कैसे थी? इट वॉज अ स्फेरिकल बॉल, एक स्फेरिकल मेटालिक बॉल थी, ठीक है, जिसमें एक स्मॉल ओपनिंग रखी गई थी, जिस ओपनिंग के थ्रू रेडिएशन जैसे ही अंदर जाती थी वो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस को फेस करती थी एंड इसीलिए वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती थी 97%। ओके, तो मेटलिक स्फीयर को हमने ब्लैकन कर दिया था अंदर से, इट वाज ब्लैकन फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, मूविंग फर्दर ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। अब इससे हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स निकल के आए थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस निकल के आई थी। तो ऑब्जर्वेशंस क्या थी? अब थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें डेरिवेशंस वगैरह हैं, कम है, काफी कम है, ज्यादा थ्योरी है। ठीक है, द एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो हमने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लाइक दिस इज T4, T4, T3, T2 एंड T1, तो जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारी जो एनर्जी है, हेयर एनर्जी इज दिस, हेयर एनर्जी हमारी वैसे वैसे ही एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। हमने ये चीज नोटिस करी। ठीक है, देखो बढ़ता जा रहा है एम्पलीट्यूड, नॉट एम्पलीट्यूड बेसिकली, लेकिन हमारी एनर्जी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज दिस। सेकंड, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म। थर्ड, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, हमारे पास ये आया कि हमारा जो लैम्डा मैक्सिमम है, ये रहा हमारा लैम्डा, ये टी के बढ़ने से कम हो रहा है। ठीक है, इट मींस ये टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। देखो जो टी हमारा 4 है सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट? जो T3 है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, T2 एंड T1। तो बेसिकली टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारे पास लैम्डा मैक्स, अच्छा ये तो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम की बात करें तो वो भी कम हो रहा है। ठीक है, ये वैसे आगे तक जाएगा एंड देन दिस, देन ये और पीछे आएगा एंड T4 और पीछे आएगा। ठीक है, फर्दर हमारे पास स्टीफन लॉ भी आता है, दैट मीन्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T raised to the power 4। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल आएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, टू T raised to the power 4। ठीक है, दिस इज अ स्टीफन्स लॉ। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमारे पास आ जाता है सिग्मा, T raised to the power 4। ठीक है, so these were the observations from the black body spectrum. Yes, so failure of the classical theory to explain the black body spectrum. अब ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते टाइम पे क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई थी। अब वो क्या हुआ वो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। अच्छा ठीक है, ये चीज यहाँ गिवन है। एक चीज आती है, क्वेश्चन जो अराइज किया गया वो ये था कि ये जो ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम का जो कर्व बनता है, इसकी शेप ऐसी क्यों होती है जैसी कि हमें फिगर में गिवन है। ठीक है, और ये चीज प्रूव हुई थी रेयली जीन्स में, जीन्स लॉ में। ठीक है, यस, सो
The experimental result of the black body radiation in the terms of the spectral energy density and the frequency of the temperatures is shown in the graph. Okay, तो ये repeat हो गई actually पिछली वाली slide ही. Here it comes the starting. Okay, तो according to the Rayleigh genes, अब अभी हमने बोला कि जो shape है ग्राफ की वो वैसी क्यों थी, ये क्वेश्चन अराइज होता है एंड वो चीज हमें Rayleigh genes फॉर्मूला में एक्सप्लेन होती है, लॉ में एक्सप्लेन होती है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, हमारी जो स्टैंडिंग वेव्स है ये वाली जो गिवन है, दीज स्टैंडिंग वेव्स, कैविटी के अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स है इसके नंबर हमें गिवन होते हैं जीवी. जीवी से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को. व्हाट इज जीवी? व्हाट इज जीवी? जीवी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं द नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स एंड दैट इज टू गिवन बाय दिस 8 पाई v स्क्वायर ओवर c क्यूब इनटू dv. ठीक है, this is the number of standing wave in the cavity and the energy according to the classical theory the energy is equal to kT. अच्छा, सबसे पहले तो हमारी एनर्जी किसकी इक्वल होगी, टोटल एनर्जी जो मेरे पास है u v dv that would be equal to gv into e. E क्या है अब, E is my average energy and number of standing waves से multiply जब हम इसको कर देंगे तो total energy आ जाएगी, right? Average energy into number of waves gives the total energy and according to the classical theory average energy is equal to kT. ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे GV लिखा and उसको into kT कर दिया. ठीक है, यहाँ पे इस चीज को हमने बता भी दिया. अब होता क्या है कि जब हम इसके अंदर जो हमारे पास फाइनल आया ये एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, इसी को हम रेलिक जीन्स फॉर्मूला कहते हैं. इसके अंदर अब क्या होता है, अगर मेरे पास v जीरो है, v इफ जीरो है तो ये पूरी की पूरी जो एनर्जी डेंसिटी है u इंटू v ये भी जीरो आ जाएगी, राइट? क्योंकि सारी चीजों के साथ v मल्टीप्लाई में है और क्लासिकल मैकेनिक्स में भी यही होता है, क्लासिकल थ्योरी में भी यही होता है. लेकिन अगर मेरा v इनफाइनाइट है तो जो एनर्जी डेंसिटी है ये क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इनफाइनाइट आ जाएगी, जो कि हमारे फॉर्मूला के हिसाब से भी आ रही है, बट एक्सपेरिमेंटली इनफाइनाइट पे वो जीरो आ रही थी. ठीक है, इसलिए हमारी जो क्लासिकल थ्योरी थी वो यहाँ फेल हो गई क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमारे पास एनर्जी डेंसिटी जीरो आ रही थी v इनफाइनाइट होने पे, बट क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये इनफाइनाइट आनी चाहिए थी. ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी हमारी फेल हो जाती है. नाउ प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला, प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला पे आते हैं. सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये रहा. Yeah, here. So Planck's radiation formula. According to the Planck's quantum theory, radiation consists of a number of tiny particles and these are known as photons. और ये discrete energy में होते हैं, continuous नहीं होते हैं. ठीक है, ये जो हमारे photons हैं. Planck's radiation formula हमारे पास given by this. ठीक है, जहाँ पे हमारा of course c speed of light है, k Boltzmann constant है, t is absolute temperature and v is frequency. ये तो हमें starting से ही पता है. ठीक है, so this is your Planck's radiation formula. अब हम इसके दो cases करेंगे. First with low frequency. Yeah, so first is with low frequency. Low frequency के केस में जो हमारे पास प्लैंक्स फॉर्मूला था जिसके अंदर हमारे पास था e की पावर h न्यू ओवर kt माइनस 1. डिनोमिनेटर में यही था हमारे पास. तो इसमें e टू द पावर kt को हम h न्यू ओवर kt को हम एक्सपैंड कर लेंगे. तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x plus x square over 2 and so on, right? तो हमें तो सिर्फ इतने ही टर्म से मतलब है. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस x की जगह पे क्या था h न्यू ओवर kt. तो ये 1 एंड ये 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया. तो हमारे पास क्या बचा, h न्यू नीचे, जो h न्यू ऊपर h और इस न्यू से हट गया, ऊपर बचा हमारे पास न्यू का स्क्वायर. ठीक है, एंड kt. तो हमारे पास रेलिक जीन्स फॉर्मूला ही आ गया ये फिर से. ठीक है,
फर्दर जब हम हाई फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं तो हमारे पास वेन्स फॉर्मूला आ जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी पे या हाई फ्रीक्वेंसी पे मेरा जो न्यू होगा वो सी ओवर लैम्डा के इक्वल होगा, हमेशा ही होता है, ठीक है। तो जो मेरा डी न्यू है उसके लिए हम इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो 1 ओवर लैम्डा का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा क्या होता है, अगर मैं इसका डी ओवर डी लैम्डा करूं तो क्या आएगा, -1 ओवर लैम्डा का स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, राइट। ओके, तो हमारे पास यही आ गया। एंड फर्दर जब हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं तो फाइनल हमारे पास जो आता है वो वेन्स फॉर्मूला आ जाता है, यानी कि हमारा लैम्डा मैक्स इनटू टी इज अ कांस्टेंट। ओके, that simply means our lambda max is directly proportional with t. Lambda max is directly proportional with 1 by t, or you can say indirectly proportional with t. So this is our Wien's law. Yes, so now we are on topic free electron theory. Free electron theory हमारे पास दो होती है, classical and quantum, ठीक है। So let's move. क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली in the metals in all the directions. Electrons behaves as a gas molecule in the container which obeys the laws of kinetic theory. ये बस इसके postulates हैं, as it is आपको याद करने हैं। Average energy per electron at the temperature T is 3 kT by 2 and electric conduction is due to the free electron only, ठीक है। ये बहुत बेसिक से postulates हैं, easy अंडरस्टैंडेबल भी है। अब ड्रॉबैक्स आते हैं हमारे पास, कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि एक तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल नहीं एक्सप्लेन कर पाता। अब ये कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाता, क्योंकि ये कहता है कि जो सीवी है दैट डज नॉट डिपेंड does not depend on T, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो निकल के आता है उसमें आता है दैट CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसलिए हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है वो यहाँ पे फेल हो जाती है। ऑल्सो इट सेज कि ये मीन फ्री पाथ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच के पाथ को मीन फ्री पाथ कहते हैं। ऑल्सो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाता एंड क्वांटम इफेक्ट भी नहीं कर पाता। क्वांटम इफेक्ट भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह ही होता है, अनलाइक बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सारी की सारी एनर्जी स्ट्राइक किए हुए इलेक्ट्रॉन को दे दी जाती है और क्वांटम इफेक्ट में कुछ एनर्जी दी जाती है और बाकी की स्कैटर हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द मेटल, ठीक है। Electrons are filled with a different energy level according to the Pauli exclusion principle. The energy values of the electrons are quantized. The attraction between ions and electrons and repulsion between the electrons are ignored. ठीक है, attraction repulsions are ignored in the quantum free electron theory. The possible energy values can be calculated by the Schrödinger wave equation, ठीक है। बहुत बेसिक सी है, सिंपल सी postulates है क्वांटम की। Then quantum पे आ जाते हैं drawbacks. Quantum, it is unable to explain the metallic properties of certain crystals, unable to explain the difference between metals, insulators and semiconductors. Semiconductors का concept हमारा quantum theory नहीं explain कर पाती. Unable to explain the positive value of half coefficient, ठीक है। अब आते हैं specific heat। हाँ जी, तो specific heat क्या होता है? It is defined as the amount of energy required to raise the temperature of 1 kilogram substance by 1 Kelvin. कोई भी हमारा मान लो substance है जिसका weight है 1 kg, इसकी temperature को आपको 1 Kelvin से बढ़ाना है। So this is known as जो heat required होगी that is called specific heat. अब जो हमारे पास energy होती है for per electron is given by 3/2. The average energy is given by 3/2 kT, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी 3/2, मतलब एवरेज एनर्जी इनटू n, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है तो, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास
3/2 NKT। ठीक है, और अगर हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो उसके लिए हम करते हैं टोटल एनर्जी को पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T टेम्परेचर। तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 N इंटू K। तो सिंपली हमारे पास क्या आता है कि जो CV है दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट असल में ऐसा नहीं होता, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है उसमें वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो द क्लासिकल थ्योरी इज फेल्ड हियर। एक्सपेरिमेंटली CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, इसलिए क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर ये चीज एक्सप्लेन्ड है, एंड क्लासिकल वाली स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे एग्री नहीं करती इस चीज से। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स अब आते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स की क्या बात है? अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल सब्सटेंस इज इंक्रीज, देन द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल रिसीव्स all the electrons in the metal receives the energy because there is no discrete energy levels according to the classical mechanics। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई discrete energy levels नहीं होते, इसलिए हर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बिलीव करती है कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, दैट्स वाई इसके अंदर जो एनर्जी है वो सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। ठीक है, the heat is supplied to the electrons of the metal, the only those electrons will receive which are situated at the Fermi level। जो Fermi level के ऊपर होंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, तो एनर्जी जो है वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही मिलती है। ठीक है, और एनर्जी हमारी गिवन है बाय 3/2 N K T into KT by EF। ठीक है, अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट, तो हमारे पास आ जाएगा कि जो स्पेसिफिक हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा, क्योंकि जब आप इसको T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, हमारे पास T का स्क्वायर है यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, तो T के रिस्पेक्ट में करने पे 2T आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास स्पेसिफिक हीट हमारे पास आ जाएगी 3NKT ओवर EF। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास स्पेसिफिक हीट। ओके, ये K स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3NK2T इंटू EF, सॉरी अपॉन EF, ये आ जाएगी हमारे पास स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये क्या आ रही है दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है वो इसके साथ एग्री नहीं करती। ठीक है, फर्मी एनर्जी क्या होती है? सीधी सी बात है, Fermi energy is a concept in the quantum mechanics that is usually refers to the energy difference between the highest and the lowest occupied single particle states। Okay, so Fermi level क्या होता है? अब सबसे पहले तो when we increase the energy, तो हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर एक्साइटेड लेवल पर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एनर्जी को डिक्रीज करते हैं तब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पर नहीं आते ड्यू टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसीलिए ऐसा होता है कि कुछ शेल्स हमारे फिल्ड रह जाते हैं विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड कुछ अनफिल्ड रह जाते हैं। तो ये जो फिल्ड और अनफिल्ड लेवल को सेपरेट करने वाली लेयर होती है, इसको हम कहते हैं फर्मी लेवल। दिस इज आवर फर्मी लेवल। ठीक है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ स्टेट्स हमारी फिल्ड रहती है इलेक्ट्रॉन से और कुछ अनफिल्ड रहती हैं, तो जो इन फिल्ड और अनफिल्ड को अलग करता है उसे हम कहते हैं फर्मी लेवल। ठीक है, ओके, फर्मी एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है ये। ओके, फर्मी एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है ये, इसको आप एज इट इज याद कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉट दैट फ्रीक्वेंट बट याद होना चाहिए आपको as it is the part of syllabus only। and average Fermi energy आ जाती है 3/5 of the Fermi energy। ठीक है, ये जो Fermi energy है, average Fermi energy इसका 3/5 आ जाती है।
So average Fermi energy. This is given by 3/5 of EF. ओके, विद दिस हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है खत्म.